कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन सा नेचुरल पॉलीमर जानते हैं आप लोग? नेचुरल पॉलीमर प्रीति क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है। नेचुरल रबर एंड नायरॉन 6 नेचुरल रबर और नेचुरल रबर किस में आता है? नेचुरल रबर टर्पेनॉइड में आता है बेटा, ठीक है? नेचुरल पॉलीमर में नहीं है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, वेरी गुड। और प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और सेल्यूलोज मैम, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट में ही आ जाएगा। न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना है आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे क्या है? ये नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलीमर्स आप पढ़े हो, जिसको कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से जो बनते हैं, को हम लोग कैसे बनते हैं वो देखेंगे, और उन्हीं के हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। अलग अलग तरीके के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड, ग्लिप्टल, ये सब ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे धीमे धीमे जैसे कि बढ़ते जाएंगे क्लास में। जो पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर होते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। हम जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनको टर्म देते हैं। इनको जब हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बात करते हैं। जो ये आपका पॉलीमर चैप्टर है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पार्ट से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात बता रही हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मेनली जो नेचुरल आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आर्टिफिशियल पॉलीमर से क्वेश्चन आते हैं, नेट गेट या फिर आपके कोई भी आईटी जैम वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो आप पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स पढ़ते हो या फिर आपकी टैक्टिसिटी पढ़ते हो, उस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग धीमे धीमे क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे और बीच बीच में हम लोग क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो सबसे पहले हम लोग ने जैसे देखा व्हाट आर पॉलीमर्स। तो पॉलीमर सबको क्लियर है कि पॉलीमर होते क्या है, ठीक है। तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, आप लोग सारे लोग देख रहे होंगे होपफुली। स्लाइड शेयर हो रही है बेटा, आप लोग बीच में बताते जाएंगे। यस मैम। ठीक है, तो जो पॉलीमर्स है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मोनोमर्स से बने होते हैं। जो सिंथेटिक प्रोसेस होता है इनका, इनको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ओके, ये जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, ये आपका तो मोनोमर जो है आपका, यहाँ पे इथीन दिया है और इपॉक्साइड दिया है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो मैं आपको बोल रही थी कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है कि जो नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स होते हैं वो कितने हैं, उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स में आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हो नेचुरल पॉलीमर्स के कंपेयर में। नेचुरल पॉलीमर हम लोग एक एक करके बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं उनको अलग से पढ़ाना चाह रही हूँ एज अ चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन। जो पॉलीमर है आपका, अगर वो एक तरीके की रिपीटिंग यूनिट या सिंगल मोनोमर से बना होता है, उसको होमोपॉलीमर कहा जाता है। और अगर वो दो तरीके के या दो से ज्यादा मोनोमर से बना है तो उसको कोपॉलीमर। किस तरीके से वो जुड़े हैं उसी हिसाब से उनका नाम भी दिया जाता है। लाइक लीनियर पॉलीमर जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर जो कोपॉलीमर जो दो तरीके से मोनोमर से बने हुए हैं या अधिक मोनोमर से बने हैं और उसमें रिपीटिंग जो मोनोमर्स हैं वो ऑल्टरनेट है। रैंडम कोपॉलीमर जो कि रैंडम है,
उसमें कोई भी जो आपको जैसे दिख रहा है कि ए है, बी है, फिर ए है, फिर बी है, तो इट्स नॉट कि रेगुलराइजेशन नहीं है. देयर इज नो आइदर अल्टरेशन और नॉर देयर इज एनी रेगुलराइजेशन. इट इज कॉल्ड एज द रैंडम कोपोलाइज. जो ग्राफ्ट कोपॉलीमर है वो ब्रांच नेटवर्क से बना होता है, उसमें ब्रांचिंग होती है. आपने बहुत से डाइसल्फाइड बॉन्ड की कोपॉलीमर्स देखे होंगे. दो मेन क्लासिफिकेशन होता है पॉलीमराइजेशन का. पॉलीमराइजेशन इज डेफिनेटली अ टेक्निक इन फ्रॉम व्हिच द मॉलिक्यूल्स, द मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर बाय वेरियस मेथड्स एंड दे फॉर्म द पॉलीमर. एडिशन रिएक्शन होता है या फिर चेन ग्रोथ. दूसरा आपका स्टेप रिएक्शन और ग्रोथ होता है. जो पॉलीमराइजेशन कन्वर्जन है, ये पॉलीमराइजेशन कन्वर्जन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये जो फॉर्मूले हैं ये आप कोशिश करिए कि आपको मेमोराइज हो पाए. ठीक है, आपने कुछ आर्टिफिशियल पॉलीमर्स पढ़े होंगे छोटे क्लास में, 12 तक भी पढ़ा होगा आपने, उसके बाद भी पढ़ा होगा जो बच्चे हायर क्लासेस के हैं. तो एडिशन के नाम से क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे धीमे धीमे चेन लेंथनिंग होती है, एक मोनोमर से दूसरा मोनोमर ऐड होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है आपके पॉलीमर का. हम जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, आइदर वो नेचुरल हो और वो सिंथेटिक हो, जैसे मैंने बताया कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम उनको सिग्निफाई करते हैं, बताते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. मतलब अगर हम प्रोटीन का कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि वो कितने डाल्टन का है. डायरेक्टली वी विल से दैट दिस प्रोटीन और दिस प्रोटीन बाय सेइंग द मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे सक्सेसिवली मोनोमर ऐड होता जाता है और रिजल्ट होता है आपका बहुत ज्यादा नंबर मॉलिक्यूलर वेट में. और धीमे धीमे एक एक स्टेप करके ये पॉलीमर बनते हैं. जो स्टेप वाइज सिंथेसिस इसकी होती है, ये आपका बहुत मैकेनिज्म है. ये आपके आयनिक मैकेनिज्म से भी हो सकते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म से भी हो सकते हैं. जो आयनिक एडिशन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, choice of ionic procedure depends greatly on electronic nature of the monomer to be polymerized. मतलब कि आप जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, किसी को मार्कोनिकॉफ रूल पता है? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ यस मैम. क्या होता है? सिस और ट्रांस पोजीशन पे हैलाइड ग्रुप का जुड़ना. और मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रही है मैम. और बताइए, और किसको किसको आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, सबको आ रही है. ठीक है, मैंने पूछा आप लोगों से कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पता है आप लोगों को? यस मैम, पता तो है. क्या होता है मार्कोनिकॉफ? क्या होता है? कोई एक बच्चा बताइए, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? लो हाइड्रोजन. हाँ सुमित बेटा बताइए. रूल होता है negative part of the any group will attach to that carbocation when where carbocation is more stable form होगा. आवाज नहीं आ रही है बेटा वो आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने मोबाइल में देखिए, कुछ प्रॉब्लम होगी. ठीक है सुमित, और कौन बताएगा व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल?
मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या अंतर है ये बता सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस इन द मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ में होता है क्या मैम, निगेटिव पार्ट वहीं पे अटैच होता है जहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, या लेस हाइड्रोजन पे जहाँ पे होता है वहाँ पे अटैच होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा हो जाता है। वैसे दोनों स्टेबिलिटी के बेसिस पे होता है। क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ में क्यों उल्टा दोनों हो में जाता है? स्टेबिलिटी, उसमें मैम स्टेबिलिटी अलग हो जाता है। स्टेबिलिटी उसमें ग्रुप के लगने से कुछ मतलब कार्बोकैटायन दूसरे पॉइंट पे स्टेबल होता है, और इसलिए कोई वहाँ बोलेगा बेटा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक है सुमित बेटा, और कोई बताइए। The main difference between the Markovnikov and anti-Markovnikov rule is that it indicates hydrogen items that addition of reaction are attached to the carbon atom. In anti-Markovnikov rule indicates the hydrogen atom that attached to the carbon, ma'am. वेरी गुड बेटा, मतलब मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ को हम बाय सीइंग द रिएजेंट, ठीक है ना। बेसिकली डिफरेंस क्या है? If there is peroxide is present, that means कि the reaction knows it has to proceed with the free radical mechanism and it will go towards the anti-Markovnikov. And when the peroxide is not present, then it will go via ionic mechanism and it will go with the Markovnikov flow. Okay? तो जो mechanism dependent आपके जो रिएजेंट्स वगैरह दिए हैं, कंडीशंस दिए हैं, दैट विल डिक्टेट आवर रिएक्शन एंड आवर सबस्ट्रेट वेयर टू गो। अब आपका इसी तरीके के पॉलीमराइजेशन होते हैं। दे आइदर इट कैन गो थ्रू द आयनिक मैकेनिज्म और इट कैन गो थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट एंड द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन प्रेजेंट। विनाइल मोनोमर्स हैव electron withdrawing group if in them, then what kind of polymerization they can undergo? They will undergo anionic polymerization because of the stabilization of the particular substrate. Vinyl monomers with electron donating groups will go through the cationic polymerization depending upon the stable intermediate. That means कि you will see that if there is need of alkene or double bond in the monomer which will undergo reaction to give the polymer. हमें मोनोमर में कुछ ऐसा चीज चाहिए ताकि हमारे दो मोनोमर जुड़ पाए। आपने देखा होगा जो छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा अगर, तो हमारे जितने हमने मोनोमर्स पढ़े थे वो एल्कीन्स कैटेगरी को बिलोंग करते थे। आइदर इट कैन बी अल्काइंस आल्सो। जो एल्कीन्स होते हैं उनमें अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं देन इट विल स्टेबलाइज द पर्टिकुलर इंटरमीडिएट through and the mechanism will be dictated through the anionic polymerization, while the vinyl monomers having the electron donating groups will forward towards the cationic polymerization. जो मोनोमर और रिएजेंट होते हैं वो प्योर होने चाहिए और जो पॉलीमराइजेशन है वो लो टेम्परेचर पे होना चाहिए। Anionic polymerization, नाम से ही समझ में आ रहा है anion, that means कि that particular reaction will have the intermediate as anion, in which you can say or the base or nucleophile, one initiator should be there which generate the minus charge that will stabilize the adjacent particular ion if any group is present. R must be stabilized adjacent anion. जैसे कि आप देख रहे हो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है एनायनिक पॉलीमराइजेशन में, इनिशिएटर्स इंक्लूड अल्काइल लिथियम एंड सोडियम एमाइड,
यहाँ पे जो सोडियम अमाइड है इट विल गिव अ बेस NH2 माइनस, और अल्काइल लिथियम किस तरीके का सबस्ट्रेट है? एनीबडी कैन टेल? अल्काइल लिथियम नाम से क्या समझ में आ रहा है? अल्काइल लिथियम कैसा है बेटा? ये नाम से कैसा समझ दिख रहा है? अल्काइल लिथियम इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल जानते हो आप जो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो और उसमें कोई मेटल या एलिमेंट लगा हो? मैम ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एग्जैक्टली, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये जो अल्काइल लिथियम है, आपको पता होगा कि जब हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ते हैं when we start the nucleophile and electrophile concept, then हमको ये बताया जाता है कि अगर पर्टिकुलर कार्बन से कोई मेटल जुड़ा है then particular carbon will give the nucleophile, while जितने भी केसेस है बाकी में सॉरी इट विल अगर वो उससे जुड़ा हुआ है, मेटल से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट विल गिव द माइनस चार्ज, दैट मींस इट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल। और अगर वो किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लाइट से जुड़ा हुआ है, then it will give a positive charge, that means it will behave as a electrophile। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका जो इनिशिएटर है, जब ये एल्कीन पे आके लग रहा है, देखिए उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट हो रहा है और वो मिथाइल एक्राइलेट इसका एग्जाम्पल है। एनाइनिक मिथाइल मेथ एक्राइलेट ये मोनोमर है जो कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बनाता है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल, जिसमें ये अभी केवल मैकेनिज्म हम लोग पूरा अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म थ्रू विच द पॉलीमराइजेशन कैन टेक प्लेस। तो आपका जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है, ऑब्वियसली इट विल गो फॉरवर्ड थ्रू कार्बोकेटायन और इट शुड बी स्टेबल। एंड क्योंकि आपको पता है कि जो सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी कार्बोकेटायंस में टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ऑब्वियसली इनकी भी स्टेबिलिटी उसी तरीके से प्रोसीड करेगी और आपका जो पॉलीमर रिएक्शन है उसी के अकॉर्डिंग डिक्टेट होगा। जो प्रोटॉन इनिशिएट्स करता है पॉलीमराइजेशन, जिससे आपने अगर ध्यान होगा आपको, अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, जब मैं आपको कार्बोकेटायन पढ़ाऊंगी तो उसमें ये बताऊंगी कि आपका जो कार्बोकेटायन का जनरेशन है उसमें एक मेथड ही है कि उसको प्रोटॉन से स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे आपका जब आप कार्बोकेटायन स्टेबल बना रहे हैं तो स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन और स्टेबल ऑक्सोनियम आयन वो ये दिखा रहा है कि इस टाइप के स्टेबल कार्बोकेटायन बनने से अगर कहीं पे बन रहा है तो आपके उस रिएक्शन में जो पॉलीमर बन रहा है उसमें रीअरेंजमेंट या फिर पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके के रिएक्शंस हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया है कि प्रोटॉन इनिशिएट करता है पॉलीमराइजेशन आइसोब्यूटेन का 2-मिथाइल प्रोपीन अगर है। 2-मिथाइल प्रोपीन यहाँ पे प्रोटॉन इनिशिएट करने के लिए आपका BF3 और H2O दिया हुआ है। एक पॉलीमर बना है जो कि जिसका मोनोमर आपका क्या है, 2-मिथाइल प्रोपीन। जो पॉलीमर एक एडहेसिव, एक सीलेंट या इंसुलेटिंग ऑयल जो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, इन सारी चीजों के तरीके से वर्क कर सकता है ये पॉलीमर। जो वाटर से रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्टिव कार्बोकेटायन, रिएक्टिव कार्बन आयंस, इसमें
किस तरीके से रिएक्शन, अगर वाटर है प्रेजेंट तो क्या होगा। जब वाटर प्रेजेंट है और उसमें अगर साइनाइड लगा हुआ है, साइनाइड लगा है मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे N दिया गया है। अगर किसी भी, अब हम लोग धीमे धीमे जब ये चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब यहाँ पे इस तरीके का N लगा रहेगा, दैट मीन्स कि ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल हमारा पॉलीमर है, इसीलिए यहाँ पे N लगा है। अब जब ये कैसा हमारा पॉलीमर किस टाइप का दिख रहा है हमारा, ये कार्बन आयंस टाइप, इसमें कार्बन आयंस है, रिएक्टिव कार्बन आयंस है। वाई रिएक्टिव कार्बन आयंस, वाई रिएक्टिव कार्बन आयंस, क्योंकि इसमें साइनाइड ग्रुप पास में लगा हुआ है। एसिड आ रहा है, इट इज एब्स्ट्रैक्टिंग दैट हाइड्रोजन और आपका OH माइनस निकल जा रहा है। तो जो वायबिलिटी है सबस्ट्रेट की एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए, उसमें एक कंडीशन है कि उसमें अल्फा प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। और बेस देखिए अगर आपका है तो OMe इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है फैसिलिटेट के लिए, तो आपका वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है और आपका ये पॉलीमराइजेशन में एल्कीन हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अब हम रिजल्ट किसी की आवाज आ रही है? एनीवन हैव सम क्वेरी? रेज योर हैंड। कौन बोल रहा है बेटा? रानू आप बोल रहे हो? ओके, चेन रिएक्शन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, अब हम स्टेप वाइज देखेंगे। जैसे कि किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन में होता है इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड देन टर्मिनेशन, उसी तरीके से यहाँ पॉलीमराइजेशन में भी सबसे पहला अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है, चेन रिएक्शन हम करते हैं, ये ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे इनिशिएशन में सबसे पहले पेरोक्साइड देखिए, पेरोक्साइड जनरली जहां पे भी आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वहां पे आपका पेरोक्साइड एज फ्री रेडिकल जनरेटर यूज किया जाता है। इनिशिएशन में आपका फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है 2 RO डॉट, और ये जो RO डॉट है ये आपके मोनोमर मॉलिक्यूल्स पे लग के वो आपका एक स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है। यहाँ पे आपको बेसिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंटली दिमाग में लानी पड़ेगी कि आपका जो स्टेबल इंटरमीडिएट है उसमें भी कौन सा ज्यादा स्टेबल आपका रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी में कौन सा स्टेबल होगा, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। प्रॉपर जब मैं आपको मैकेनिज्म पर पढ़ाऊंगी अभी, उसमें आपको जब इंडिविजुअल फ्री ये सब दिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन वगैरह, तब इनके बारे में हम डिटेल से और यहाँ पे पढ़ेंगे, इनकी स्टेबिलिटी भी फिर से पढ़ेंगे। प्रोपगेशन मतलब चेन लेंथनिंग हो रही है, पहले फ्री रेडिकल बन रहा है फिर प्रोपगेशन हो रहा है। प्रोपगेशन मतलब चलना, यहाँ पे चलने का मतलब है कि एक एक मॉलिक्यूल बढ़ करके और पॉलीमर बनाएंगे, और तब तक बनाएंगे जब तक कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल एज अ फ्री रेडिकल आके उसको बम्बार्ड करके टर्मिनेट नहीं कर दे रहा। तो उनको डेड चेन्स भी कहा जाता है जो टर्मिनेशन के बाद बनती हैं। अब जो रेडिकल पॉलीमराइजेशन है, इस रेडिकल पॉलीमराइजेशन का कुछ इंपॉर्टेंस है, हर चीज के आपके कुछ बेनिफिट और कुछ फ्लॉज होते हैं आपके, ठीक है ना। तो अब ये हम आगे बढ़ रहे हैं एडवांटेज में। वाइड रेंज ऑफ विनाइल मोनोमर्स पॉलीमराइज किए जा सकते हैं, बल्क में किए जा सकते हैं, पानी में किए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या दूसरे सॉल्वेंट्स में भी किया जा सकता है, और कोई भी रिगरस प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई भी रिएजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। जनरली इसमें कंडीशंस
हीट की जरूरत होती है आपके इनिशिएशन के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा हीट से भी डिकम्पोजिशन हो सकता है, इसलिए उसमें टाइम वेरिएबल लिमिट है हमारी। जो अमाउंट ऑफ इनिशिएटर है, रिएक्शन टेम्परेचर है, वो आपका स्लो डिकम्पोजिशन की तरफ आपके रिएक्शन को प्रोसीड करे। जो इनिशिएशन है आपका और जो टर्मिनेशन रेट, ये डिपेंड करता है कि आपका जो काइनेटिक्स इन्वॉल्व है आपके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में वो क्या है। अगर इनिशिएशन और टर्मिनेशन बराबर हो जाए, दैट मीन्स कि आपका जो स्टडी स्टेट है काइनेटिक्स का वो क्या है, वो आपका बराबर, स्टडी स्टेट मीन्स एकदम इक्विलिब्रियम। तो इनिशिएशन रेट और टर्मिनेशन रेट बराबर। ओवरऑल जो आपकी कंसंट्रेशन है रेडिकल की, वही आपकी गवर्न करती है कि आपका जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है फ्री रेडिकल में, उसमें आपका किस तरफ रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर फ्री रेडिकल का बहुत ज्यादा होता है तो इनिशिएशन, और वो टर्मिनेशन की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। इसीलिए आपका जो रेडिकल का कंसेंट्रेशन है इट शुड बी लो, क्योंकि जो टर्मिनेशन है डिस्प्रोपोर्शनेशन और कपलिंग मैकेनिज्म भी अपने आप ही रैंडमली हो सकती है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट डेंसिटीज रिजल्ट है उससे ये पता चला है कि जो टर्मिनेशन है उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन और कपलिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहता है जो कि रैंडम होता है, और उसमें एक ब्रॉड मॉलिक्यूलर वेट डेंसिटी रिजल्ट होती है। जो पॉलीमर है वो डेड होते हैं टर्मिनेशन के केस में, और वो इनिशिएट नहीं कर सकते हैं नए मोनोमर के एडिशन के लिए। कुछ एग्जांपल्स रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए, जो जितने भी हैं ये आपने पहले ही देखा। हम लोग विनाइल के केस पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे विनाइल हैं। एक में विनाइल बेंजीन पे लगा, विनाइलिक पोजीशन पे साइनाइड लगाए, विनाइल पोजीशन पे COOMeO लगाए ईस्टर, और आपका नॉर्मल ईस्टर। ठीक है, ये जो पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीमिथाइल एक्राइलेट, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और पॉलीस्टाइरीन, ये सारे पॉलीमर्स आपके कॉमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के लेवल पे आते हैं, ये आप भी जानते हैं। कुछ एडवांटेज रेडिकल पॉलीमराइजेशन के, अभी अभी आपने देखा कि वाइड वैरायटी विनाइल पॉलीमर्स की मोनोमर्स की इसमें पॉलीमराइज की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और बल्क में किया जा सकता है, किसी भी सॉल्वेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाटर में किया जा सकता है। इसके प्यूरिफिकेशन में कोई भी रिग्रेस हो जरूर इम्पोर्टेंट नहीं चाहिए कंडीशन। बहुत ज्यादा रैपिड फॉर्मेशन होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स का, और स्मॉल कन्वर्जन होता है मोनोमर का। ठीक है, चेन एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसको कहते हैं। ये जो लिविंग पॉलीमराइजेशन आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिविंग या कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन है, ये इजी फॉर्मेशन होता है और इसमें ब्लॉक कोपॉलीमर होता है। ब्लॉक कोपॉलीमर मतलब इट्स लाइक कि जो पॉलीमर है वो कोपॉलीमर है पहले तो, मतलब एक मोनोमर से नहीं बना है, होमोमर नहीं है वो कोपॉलीमर है, मतलब एक से ज्यादा मोनोमर से बना हुआ है। दूसरी चीज कि ये आपके ब्लॉक में है, जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो ब्लॉक में है, मतलब A B and then maybe it can be AABB. Now the 75% of commercial polymers वो रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं। कुछ मोनोमर्स जो कि पॉलीमर